साक्षी अपने कमरे में बैठी अपनी शादी की एल्बम देख रही होती है और अपनी जिंदगी के पुराने लम्हों को याद कर रही होती है और वो खुद से बोलती है, क्या जिंदगी थी मेरी और क्या हो गई है। शादी के वक्त कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसे बदल जाएगी, पर क्या कर सकते हैं। अब तो जो है यही मेरी जिंदगी है। पुरानी जिंदगी में लौट पाना शायद अब मुमकिन नहीं हो। इतना कहकर वो एल्बम को बंद करके अलमारी में रख देती है और अपने आज के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद वो रसोई में जाकर चाय बनाती है और अपनी सास कमला के पास लेकर जाती है और उन्हें देती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी कमला कहती है, बहू सुन जरा, जी माँ जी कहिए, क्या हुआ। रसोई का काम खत्म करके सारे गर्म कपड़े धूप में डाल देना। बाजार जाकर सब्जियां ले आना। 1 हफ्ते के गंदे कपड़े जमा हो गए हैं, वो धो देना और शाम के खाने में 5-6 बढ़िया सब्जियां बना लेना और 2 तरह की रोटियां बना लेना। और हाँ, मीठे में हलवा और खीर, ठीक है ना। जी माँ जी, और कुछ। हाँ, चाय बढ़िया बनी है, 1 कप और पिला दे। साक्षी एक अनचाही मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में फिर से चाय बनाने लगती है और अपनी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। जब वो आराम से 10 बजे सोकर उठा करती थी और अपनी माँ सीता को आवाज लगाते हुए एक बार उसने कहा था, मम्मी आपकी लाडली उठ गई है, जल्दी मेरी चाय और टोस्ट ले आओ। हाँ हाँ मेरी लाडो, ये ले तेरा फेवरेट ग्रीन सैंडविच और अदरक वाली चाय। लव यू मम्मी, कितनी अच्छी हो आप, सच्ची मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे मेरी लाडो, मायके में ही तो मौज मिलती है, ससुराल में तो सब बदल जाता है। जब तक यहाँ है ना, खुलकर अपनी जिंदगी जी ले, ससुराल में ये मौज नहीं मिलेगी तुझे। फिर माँ आप मेरे दहेज में चलना, वहाँ भी मेरा ख्याल रखना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी मुस्कुराने लगती हैं और एक साथ बहुत सारी बातें करती है। साक्षी एकदम से जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आती है तो देखती है कि चाय उबलकर पैन से बाहर आ गई थी और गैस पूरा गंदा हो गया था। ये देखकर अब वो बहुत परेशान हो जाती है, जिसे देखकर वो खुद से कहती है, आय हाय क्या हो गया, पहले ही इतना काम दिया है माँ जी ने, मैंने एक और बढ़ा लिया। सही कहा है किसी ने, हर लड़की रानी लक्ष्मी बाई होती है। शादी से पहले रानी, बहू रानी तो लक्ष्मी, ससुराल में काम कर करके बाई बन जाती है। इतना कहकर वो पूरा गैस साफ करती है और तीसरी बार चाय बनाती है और कमला को देती है। जिसके बाद वो कमला द्वारा बताए हुए सारे काम करती है। काम करते करते साक्षी को सुबह से शाम हो जाती है और वो बहुत थक जाती है। जिसके बाद वो रात का सारा खाना बनाती है और टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। खाने से बढ़िया खुशबू आ रही थी और तभी साक्षी का पति रुद्र बोलता है, वाह क्या खाना बना है। साक्षी, थोड़ा और खाना दे दो। जी जी लीजिए। हाँ बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बना है, जरा पनीर की सब्जी और 2 रोटी और ला दे। जी माँ जी ये लीजिए। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी साक्षी अपने लिए खाना परोसने लगती है तो वो देखती है कि बस 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो बचा हुआ खाना अपनी प्लेट में डालती है और फिर से सोचने लगती है जब वो अपने मायके में खाने के नखरे किया करती थी। एक दिन जब साक्षी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी तभी वो बोलती है, माँ क्या है ये, आज भी तोरी बना दी आपने। आपको पता है ना मैं तोरी नहीं खाती हूँ। अरे बेटा रुक, मैं तेरे लिए अभी कुछ और बना कर लाती हूँ। ये बात याद करके साक्षी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसकी पुरानी जिंदगी कितनी अच्छी थी वो ये सोचते हुए कहती है, माँ आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। आप खुद का खाना छोड़कर मेरे लिए खाना बनाती थी और आज सबको खिलाकर भी मुझे पेट भर खाना नहीं मिल पाता। कितनी अच्छी थी मेरी शादी से पहले की जिंदगी। इतना कहकर वो खाना खत्म करती है और बाकी के काम भी करती है। अच्छे से बर्तन धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में जाती है जहाँ रुद्र आराम से हाथी घोड़े बेचकर सो रहा था। जिसे देखकर वो उदास हो जाती है और अपने कॉलेज के दिनों के बारे में सोचने लगती है जब धीरज नाम के लड़के से वो प्यार करती थी और अपना सारा समय उसी के साथ बिताया करती थी। एक दिन जब वो बस स्टैंड पर धीरज का वेट कर रही थी और धीरज 10 मिनट लेट हो जाता है तो इस वजह से साक्षी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और साक्षी उस पर चिल्लाती हुई कहती है, तुम जानते हो ना मुझे वेट करना जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी 10 मिनट लेट आए हो तुम, बोलो क्यों। बेबी वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो क्या करता, लेट हो गया मैं। तो तुम पहले नहीं निकल सकते थे क्या घर से?
कब से नमूनों की तरह यहाँ खड़ी हूँ मैं। अरे जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, और आज के बाद आ मत जाना तुम मुझसे मिलने या मेरे पीछे। बेबी इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? कह दिया ना, नहीं तो बस नहीं। हटो यहाँ से, अब जाने दो मुझे। बेबी रुको ना, प्लीज सुनो तो। ये सब सोचकर साक्षी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने अतीत से दोबारा बाहर आती है और खुद से बोलती है, एक वो जिंदगी थी जब मैं किसी का वेट नहीं किया करती थी, और एक आज का दिन है जब मेरे पति से बातों के लिए मुझे सेकंड का भी वेट करना पड़ता है कि कब वो फ्री हो और मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं। इतना सोचकर वो चुपचाप जाकर सो जाती है। वक्त बीतता है। साक्षी खुद को अपने ससुराल वालों के टेस्ट से मैच करने की कोशिश में ही लगी रहा करती और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती, पर कहीं न कहीं उससे कोई न कोई कमी रह जाती, जिसके चलते अक्सर ही कमला और रुद्र उसे बुरा भला कह दिया करते। पर साक्षी किसी को भी कुछ कहे बिना चुपचाप अपने कामों में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन कमला अपने घर में कीर्तन रखवाती है, जिसमें प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी वो साक्षी को देती है। साक्षी प्रसाद बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद प्रसाद रेडी करके सबके लिए लेकर आती है। कीर्तन खत्म होने के बाद कमला सभी को प्रसाद देती है। तभी विमला एक औरत से कहती है, अरे अरे कमला, कैसा प्रसाद बनाया है। मीठे का तो पता ही नहीं है, एकदम फीका है। ऊपर से इसमें कितनी गिल्टियाँ बनी है। अरे ऐसे प्रसाद बनाकर भगवान को देगी तो क्या बरकत होगी। ये ले तू खुद ही खा ले प्रसाद, हमें नहीं खाना। विमला की बात सुनकर बाकी सभी औरतें भी प्रसाद वहीं छोड़कर चली जाती हैं। ये देखकर कमला को अपना अपमान महसूस होता है और फिर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो साक्षी को सुनाते हुए कहती है, अरे करम जली, तेरा नाश हो। ये क्या अपशगुन किया तूने, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए। यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि ससुराल में जाकर उनकी बेइज्जती करवाना। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे ये बनाना नहीं आता था, फिर भी मैंने कोशिश की। मुझे माफ कर दो माँ जी। नहीं बनाना आता तो बता देती ना, थू थू करवा दी सबके सामने। अरे इतने दिन से घर में रह रही है, अभी तक जान नहीं पाई कि हम कैसे हैं, घर में कौन सा काम कैसे करना है कैसे नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, या तेरी माँ भी ऐसा ही काम करती थी जैसा तू करती है। बस करो माँ जी, बहुत हो गया आपका, मैं और नहीं सुन सकती हूँ। अरे जिस दिन से आई हूँ आज तक आपने मुझसे बात करने की कोशिश की, मुझे समझने की कोशिश की, कभी पूछा मुझसे कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। अरे बस काम काम काम। माँ जी, मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ, ये सब मेरे लिए भी नया है। फिर भी मैं खुद को आप लोगों के रंग में ढालने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं मुझे अपनाने की? बोलो। साक्षी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रुद्र आ जाता है और साक्षी को इस तरह अपनी माँ के सामने चिल्लाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? अरे वो माँ है, उन्हें क्यों इतना कुछ कह रही हो तुम बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। अरे माँ से ऐसे कौन बात करता है? तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी माँ से ऐसे बात करो। वही तो, मैं इस घर की बहू हूँ, ऊंचा नहीं बोल सकती, अकेली कहीं आ जा नहीं सकती। सही हो या गलत बस हाँ में हाँ मिलाना है, अपनी खुद की मर्जी से कुछ नहीं करना। ससुराल वालों को हाथ की चाबी वाली गुड़िया बन जाओ, जब चाहे नाचो, जब चाहे बैठो, जब चाहे खाओ। क्यों, सही कहा ना मैंने? यही होती है ना बहू? अरे बस करो, कितना बोलोगी? तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। साक्षी, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर मुझे कुछ मत कहना तुम। तो उठा लो ना हाथ, आज मेरा बोलना दिख रहा है। खुद ने कभी बोला है 2 प्यार के शब्द? अरे आते हो, खाना खाते हो और सो जाते हो। कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे भी तुम्हारा वक्त चाहिए। अरे शादी से पहले सबसे पहले खाने वाली लड़की, शादी के बाद सबके खाने के बाद खाना खाती है। अपनी खुशी को अलग रखकर 2 परिवारों की खुशी के बारे में सोचती है। मायके की यादों में रोती है, पर ससुराल वालों को उतना ही प्यार देती है। बोलो क्यों बहू बेटी नहीं बन सकती है? साक्षी की बात सुनकर रुद्र और कमला का सर शर्म से झुक जाता है और उनको एहसास होता है कि साक्षी सबके साथ रहकर भी कितनी अकेली है। दोनों उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद रुद्र और कमला दोनों ही साक्षी को टाइम दिया करते थे और गुजरते वक्त के साथ साक्षी को अपनी शादी से पहले की यादों से भी आजादी मिल जाती है और वो नई यादें बनाने लगती है।
उषा जितनी ही मेहनती थी, उसकी बहू रूबी उतनी ही कामचोर थी। ऐसे में अब उषा अपनी बहू को इस कामचोरी से मेहनती कैसे बना पाएगी, ये देखना काफी ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसमें कामचोरी की हद तो तब हो जाती है जब 2 दिन तक बहू के नेल पेंट सूखने के बहाने ही चालू रहते हैं। उषा अपनी बहू की कामचोरी से परेशान थी, लेकिन वो अपनी बहू के बहानों को जानती थी कि कैसे उषा की बहू रूबी काम न करने के बहाने तलाशती। एक रोज रूबी हॉल में बैठी अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। तभी उषा भी हॉल में आती है और अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू जरा टीवी का रिमोट तो बढ़ा दे मेरे आगे। माँ जी, मेरे हाथों में नेल पेंट लगी है, आप ही ले लो ना। रूबी कोई भी काम करने में इतना कामचोर बन जाया करती कि मानो जैसे आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो। लेकिन किया भी क्या जा सकता था। उषा खुद ही उठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठती है। तभी बगल में आकर रूबी भी बैठ जाती है और कुछ समय बाद डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उषा रूबी को देखते हुए कहती है, बहू जाकर देख गेट पर कौन आया है। माँ जी, मेरी नील पेंट अभी तक सूखी भी नहीं है, मैं कैसे गेट खोलूंगी। इतना सुनकर उषा खुद ही उठकर जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन विमला आई है, जिसे देखकर उषा कहती है, आ गई गांव से विमला, मैंने तो सोचा था अब तू वहीं रहेगी। बस थोड़ी ही देर पहले आई हूँ, वहाँ रहकर मैं क्या ही करती। बहू जाकर मेरे और विमला के लिए 2 कप चाय बना कर ला। माँ जी आप ही बना लो ना, मैं अपना फेवरेट सीरियल छोड़कर कैसे जाऊँ। हर काम में रूबी के बहाने पहले से तैयार रहते और हार कर उषा घर का सारा काम कर लिया करती। देर शाम उषा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, बहू तू सब्जी बना, मैं रोटियां बनाती हूँ। माँ जी मुझसे नहीं होगा, न जाने क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। शुरू मैडम के ड्रामे, मैंने इसे बेकार ही कहा कि बहू तू भी काम में मेरा हाथ बटा दे। हार कर उषा को ही खाना बनाना पड़ता है। देर रात उषा का बेटा रोहित घर आता है और उषा अपनी बेटी को खाना देते हुए कहती है, बेटा मैं रूबी को समझाकर थक गई हूँ, अब तू उसे कुछ समझा दे। क्या हुआ माँ, अब उसे फिर से काम को लेकर नखरे कर रही है क्या? हाँ, जब भी मैं उसे कोई काम कहती हूँ तो वो नखरे करने लग जाती है। माँ जाने दो, उसके तो रग रग में ना कामचोर होना लिखा है। अगली सुबह उषा उठकर घर का सारा काम कर लेती है। तब आराम से रूबी उठकर अपनी सास से कहती है, माँ जी खाना क्या बनाऊं? सपने में क्या है, काम हो गया और तू अब उठ रही है। अच्छा माँ जी, मुझे तो लगा था कि अब तक खाना भी नहीं बना होगा, इसलिए मैं उठ गई। हाँ क्यों नहीं, तेरे भरोसे अगर रहूं तो मेरे घर का कोई काम ही ना हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी विमला का आना होता है। विमला रूबी को देखकर कहती है, बहू लगता है तेरी सुबह अभी नहीं हुई है, ऐसी क्या बात है जो तू इतनी लेट उठी? विमला तू किससे पूछ रही है, उसकी सुबह अब हुई है। 1 नंबर की कामचोर है वो, जब मन होता है तब उठती है, अपने बाप के घर भी ऐसे ही उठती होगी। बहू ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, यहाँ तो तुझे जल्दी उठकर काम करना ही पड़ेगा ना। विमला आ बैठ, इसे समझाना और पत्थर पर सर मारना एक बराबर है। विमला आंटी मैं तो समय से ही उठना चाहती हूँ, लेकिन न जाने रात में काम करके सोने के बाद नींद ही नहीं खुलती। हाँ, रात को पत्थर तोड़ेगी तो सुबह आँख कैसे खुलेगी? सीधा सीधा कह दे कि मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं हूँ ही कामचोर। ये सुनकर रूबी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रूबी के जाते ही विमला उषा से कहती है, उषा देख, मैं तुझे कह रही हूँ, जितनी तू मेहनती है उतनी तेरी बहू आलसी है, उसे समझाया कर, काम काज नहीं करेगी तो तू कब तक काम करेगी? मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं लेती। तू कुछ समय के लिए अपने मायके चली जा, खुद ही काम करेगी तो पता चलेगा। अगर फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई तो? तू इसे सबक नहीं सिखाएगी तो ये अपने आलस को कैसे छोड़ेगी? अब विमला की बात मानकर उषा अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू मुझे कुछ समय के लिए अपनी बहन के घर जाना पड़ रहा है, तो अपना ध्यान रखियो और सुबह जल्दी उठकर रोहित के लिए खाना बना दियो, उसे ऑफिस जाना होता है। ना ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा ये घर संभालना, आप कहो तो मैं भी कुछ समय के लिए मायके ही चली जाती हूँ। नहीं बहू, घर से सब चले जाएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अब जैसे तैसे उषा अपनी बहू पर घर की, रोहित की और उसकी खुद की जिम्मेदारियां छोड़ के चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह
रूबी 5 बजे से उठकर काम पर लग जाती है। सबसे पहले रूबी उठकर खाने की तैयारी करती है और खुद से कहती है, आज कोई आलस नहीं और ना ही कोई काम चोरी, सारा काम मुझे ही करना है। रूबी, काम में ध्यान लगा। अब जैसे तैसे रूबी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और रोहित का लंच बॉक्स पैक कर देती है। ये देखकर रोहित भी रूबी से कहता है, क्या बात है, आज तो मुझे खाना समय पे मिल गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे खाना समय पे मिलने वाला है। अब माँ जी नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। रोहित के ऑफिस जाने के बाद रूबी किचन में जाकर बर्तन धो रही थी। तभी विमला आती है और रूबी को काम करते हुए देखकर रूबी से कहती है, बहू, आज तो तूने घर का सारा काम जल्दी कर लिया। क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? नहीं आंटी जी, माँ जी अपनी बहन के घर गई है तो मुझे ही करना है, तो सोचा सब कुछ जल्दी कर लूं। बता, तुझे सब कामचोर कहते हैं। तू तो सुबह से उठकर काम करने में लगी पड़ी है। वाकई तू बहुत मेहनती है। आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना दूं। नहीं नहीं, बस घर में बहुत काम है। मैं उषा से मिलने आई थी, अब वो है ही नहीं, तो तू अपना ध्यान रखियो। ये देखकर विमला को बहुत खुशी होती है कि उसका और उषा का प्लान काम कर गया। ऐसे में विमला अपने घर जाती है और उषा को कॉल करके कहती है, तेरी बहू तो सुबह 5 बजे से उठकर घर के काम में लगी हुई है। आज तो उसने खुद से मुझे चाय भी पूछी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। सच कह रही है क्या तू विमला? ऐसा कैसे हो सकता है? उससे एक बोतल पानी भी भरा नहीं जाता और तू कह रही है 5 बजे से उठकर काम कर रही है। तू खुद पूछ ले क्या कर रही है बहू, मैं भी तो अभी देख कर आई हूँ। उषा को यकीन नहीं होता कि उसकी कामचोर बहू काम कर रही है। अब उषा अपनी बहू को फोन लगाती है और रूबी से कहती है, बहू, तूने घर का काम किया भी है या नहीं, या अभी तक सो ही रही है? माँ जी, सारा काम हो गया, बस नहाने जा रही हूँ। सुबह सुबह ठीक तो है या सपने में बात कर रही है? ना माँ जी ना, मैं सच बोल रही हूँ, सारा काम हो गया है। यानी आज तूने काम चोरी नहीं की है? तभी वो कॉल कट कर देती है। लेकिन उषा को यकीन नहीं था कि उसकी कामचोर बहू काम भी करेगी, लेकिन वो तो घर का सारा काम करके नहाने जा रही थी। ऐसे में उषा मन में सोचती है, लगता है जिम्मेदारियाँ ज्यादा ही हो गई हैं। मेरी बहू अचानक से इतनी बदल गई। और 2 दिन बाद उषा घर आ जाती है और जैसे ही उषा घर आती है तो वो देखती है कि घर में बहुत साफ सफाई है। और ये सब देखकर उषा अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू, एक गिलास पानी तो ला दे। जी माँ जी, अभी लाई। ये तो सच में सुधर गई। तभी और चेक करूँ कि ये कोई सपना तो नहीं। ये बोलकर उषा अपनी बहू से कहती है, बहू, ये बैग्स मेरे कमरे में डाल दे और चाय बना देती तो सर का दर्द भी चला जाता। जी माँ जी, बस अभी करती हूँ, पहले चाय बना दूँ। ये देखकर वाकई उषा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 दिन की जिम्मेदारी में रूबी इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि वो हर काम खुद ही करेगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और रूबी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगी और रूबी भी अपनी सास की तरह ही मेहनती बन गई। कोकिला एक रोज किचन में खाना खाने जाती है तो वो देखती है कि रोटियां तो है लेकिन सब्जी कुछ नहीं है। ऐसे में कोकिला अपनी बहू रमा को बुला कर कहती है, बहू, तूने रोटी तो बनाई है लेकिन लगता है सब्जी बनाना भूल गई है। माँ जी, मैंने सब्जी भी बनाई थी लेकिन वह सुबह ही खत्म हो गई। चल कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ नमक के साथ रोटी। अरे माँ जी, रुको रुको, आपकी बहू के होते हुए आप नमक रोटी कैसे खा सकती हो? अभी टमाटर और मिर्च की चटनी बना देती हूँ, टेस्टी सी। सही कह रही है बहू, चटनी के साथ तो रोटी खाई भी जाएगी, नमक रोटी तो मजबूरी में खा रही हूँ। ये कहकर रमा अपनी सास कोकिला के लिए चटनी बना देती है और उसे खाकर कोकिला भी अपना पेट भरती है। एक रोज कोकिला और रमा आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी महेश उदास होकर घर आता है और कोकिला भी अपनी बेटी को उदास देखकर महेश को कहती है, क्या बात है बेटा, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, एक तो गार्ड की नौकरी थी, वहाँ से भी निकाल दिया। क्यों, क्या हुआ ऐसा जो आपको नौकरी से निकाल दिया जी? अब घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। देर रात थोड़ी सी आंख लग गई और वहाँ चोरी हो गई और मालिक ने चोरी का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया और कहा मैं तुम जैसे चोर को नौकरी पर नहीं रख सकता। जी, ये तो बहुत गलत है। आजकल तो किसी के लिए भी कितना भी कर दो, कोई किसी का नहीं है। आप लोग टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। महेश के कमाने से घर का सारा खर्च चलता था, लेकिन अब महेश की नौकरी चली गई तो घर में दिक्कतें आने लगी। एक रोज महेश सुबह खाने के लिए बैठता है, वैसे ही रमा रोटी और नमक महेश को खाने के लिए देते हुए कहती है, आज तो कुछ सब्जी भी नहीं है जी,
तो आपको आज यही खाना होगा। बहू कुछ भी नहीं है क्या घर में? जाकर महेश के लिए चटनी ही बना ले। हाँ माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं था। रमा अपनी सास कोकिला के कहने पर महेश के लिए चटनी बना कर लाती है, वो भी टमाटर की, जिसे खाने के बाद महेश रमा से कहता है, इतने दिनों में मैंने तुम्हारे हाथ की पहली बार चटनी खाई है। क्या चटनी बनाई है, वाकई मजा आ गया रमा। जी मेरे गांव में ना ज्यादातर लोग चटनी खाना ही पसंद करते थे। हाँ बेटा, बहू तो चटनी सब्जी से भी अच्छी बना लेती है। सो तो है माँ, खाने का मजा भी चटनी में है। महेश की नौकरी को छूटे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और इन दिनों में कोकिला के घर सब्जी के पैसे ना होने की वजह से चटनी ही बनती थी, वो भी दिन रात। ऐसे में एक रोज कोकिला आंगन में बैठी हुई थी और वो अपनी बहू रमा को कहती है, बहू मैं तो कहती हूँ कि अभी महेश की नौकरी भी छूट गई है और तू हर तरह की चटनी बना लेती है। मेरी मान, तू हर तरह की चटनी बना बना कर क्यों नहीं बेचती? महेश भी इसमें तेरा साथ दे देगा। माँ आप बिना कुछ भी बोलती हो। अरे तुझे क्या पता है, रमा की चटनी तो अब पूरे मोहल्ले में फेमस हो गई है। आस पड़ोस वाले भी चटनी मांग मांग कर ले जाते हैं। माँ जी, आपने तो मेरी बनाई चटनी की ज्यादा ही तारीफ कर दी। जो चीज है ही तारीफ के लायक, उसे भला अच्छी नहीं तो खराब बोलेंगे क्या? अपनी सास की बात मानकर अगले ही दिन रमा और महेश एक छोटी सी स्टॉल के साथ चटनी की दुकान खोलते हैं, जहाँ पर हर तरह की चटनी मिलती थी। टमाटर की चटनी, कच्चे आम की चटनी, अमरूद की चटनी, लहसुन प्याज की चटनी। हालांकि इस दुकान को खोलने के लिए रमा को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ जाता है। पहले दिन तो धंधा मंदा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, हर कोई चटनी खरीदने आने लगता है। एक रोज कोकिला की पड़ोसन कल्लो चटनी लेने आती है और रमा से कहती है, कोकिला की बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। गांव की होकर यहाँ चटनी की स्टॉल लगा ली है। एक मेरी बहू है, शहर की होते हुए भी किसी काम की नहीं है मेरी बहू। कोई नहीं आंटी जी, मेरी तो मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। आपकी क्या मजबूरी है, घर में कई लोग हैं कमाने वाले। हाँ है तो, लेकिन वो भी बीमार रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रमा की चटनी की स्टॉल काफी फेमस हो जाती है। चटनी की सेल बढ़ जाती है, लेकिन ये देखकर कल्लो को जलन होने लगती है और वो एक रोज कोकिला से आकर कहती है, कोकिला, तेरी दुकान तो चल पड़ी, लेकिन बहू को घर से निकालकर तूने सही नहीं किया। क्यों, क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रही है? देखती नहीं, न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं दुकान पर। तेरी बहू बेचारी कैसे रहती होगी, सही नहीं है ये। ऐसा तुझे लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन रमा के साथ महेश भी तो है ना? ठीक है, पर किसकी कैसी नजर है कौन जानता है। तो तू कहना क्या चाहती है कि मेरी बहू में ही खराबी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों की ऐसे ही बातें चलती है। देर शाम जब रमा और महेश आते हैं, तो कोकिला अपनी बहू से कहती है, कल से बहू तो दुकान पर नहीं जाएगी। क्यों माँ जी, क्या बात हुई है अचानक जो आप ऐसा कह रही हैं? हाँ माँ, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल से तू दुकान पर नहीं जाएगी। महेश चला जाया करेगा अकेला। लेकिन माँ, मुझे थोड़ी ही चटनी बनानी आती है। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करा कर। ये बोलकर कोकिला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन महेश और रमा परेशान हो जाते हैं और महेश रमा से कहता है, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक माँ ने दुकान पर तुम्हें जाने से मना कर दिया? न जाने माँ जी को क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं, कल तुम दुकान नहीं जाना, मैं माँ से पूछ लूंगा कि क्या बात है। कोकिला तो कल्लो की बात से रमा को दुकान नहीं जाने देने का मन बना लेती है, लेकिन वो ये बात किसी से कहती भी नहीं। और अगली सुबह रमा उठकर महेश को दुकान के लिए चटनियाँ बना कर देती है और महेश जैसे ही दुकान पर जाने लगता है, एक अनजान व्यक्ति कोकिला के घर आकर महेश को कहता है, सुनिए, महेश जी का घर यही है क्या? जी मैं ही हूँ महेश, कहिए क्या काम है? जी मेरा नाम भंडारी है और मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है आपकी रसोई, जिसमें चटनी और अचार बनते हैं। तो मैंने आपके यहाँ की चटनी का काफी नाम सुना है, तो क्या मैं चटनी टेस्ट करके देख सकता हूँ? जी आइए बैठिए। ये कहकर महेश रमा को चटनी लाने को कहता है, जिसे भंडारी टेस्ट करता है और कहता है, जी ये तो बेहद ही बढ़िया है, मैं इसे अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहूँगा। जी हमारी तो छोटी सी दुकान है, आपकी कंपनी तो बेहद ही बड़ी है। अरे आप तो सोच में पड़ गए, हमारी कंपनी आपकी पूरी सहायता करेगी। सिर्फ आपको बनाना है, सारा सामान भी हम देंगे और महीने का 40,000 रुपए भी हमारी कंपनी की तरफ से आपको मिल जाया करेगा। जी फिर तो बहुत अच्छी बात है ये।
बल्कि हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी स्टॉल लगाना छोड़ दो। बस हमें अपने सामान की चटनी चाहिए, बदले में हम आपको हाथों हाथ पैसे दे दिया करेंगे। जी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा भंडारी जी। ये बातें हो जाने के बाद भंडारी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोकिला अपने बेटे से कहती है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई मेरी बहू रमा की वजह से। लेकिन माँ उसी रमा को आपने दुकान जाने से रोक दिया। क्या बताऊं बेटा, मुझे क्या लेना देना, कल्लो ने मेरे कान भर दिए थे और मैंने ऐसा कदम उठा लिया, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी कोई नहीं, वो तो दुकान पर भी आई थी और मुझे भी कह रही थी कि क्या जरूरत है मेरी बहू को काम करने की, उसे कुछ आता ही नहीं है। हाँ, उसकी वजह से मैंने तुझे घर में रहने की सलाह दी। कोकिला को अपने किए पर पछतावा तो होता है, लेकिन वो अपनी बहू रमा को दुकान जाने देती है और महेश की अपनी दुकान के साथ कंपनी से भी कांटेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर कोकिला के आस पड़ोस वाले भी चलने लगते हैं। हालांकि रमा तो अपने काम में मगन थी, उसे किसी से क्या लेना देना, उसके साथ उसकी सास और पति जो थे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।